हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने कक्षा 12 का जो अंतिम वीडियो है पार्ट पहले का वो स्टार्ट करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें शायद अक्षीय और निरक्षीय स्थिति करा दी थी। निरक्षीय स्थिति के बाद जैसा कि आपको हेडिंग दिखाई दे रही है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो उसको आज हम टॉपिक को देखेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए देखेंगे क्या होता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। मान लिया यहाँ पे हमने कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र जो है वैद्युत क्षेत्र E है। ठीक है ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है और इस वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव जो है AB रखा हुआ है। एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा हुआ है। ठीक है ना, हमें पता है द्विध्रुव क्या होता है। परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसा निकाय जो है वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये प्लस Q। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र, पहले इसी को समझ लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो ऐसा वैद्युत क्षेत्र जहां पर बल रेखाएं समान दूरी पर होती हैं, अर्थात एक दूसरे के समान होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है ना, कि एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसमें जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, अर्थात उनके बीच की दूरी हर जगह पे क्या होती है, समान होती है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव AB रखा हुआ है और इस AB पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव AB रखा हुआ है। तो AB पर एक बलयुग्म कार्य करता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो उस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव AB पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो इस द्विध्रुव को क्या करता है, इस क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। डायरेक्शन अभी ये है इसकी, इसको इस तरीके से घुमाने का प्रयास करता है और उसी बल को हम कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण। प्रत्यानयन बलयुग्म क्या कहते हैं उसको, प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो उस वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। उस बलयुग्म को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलो। तो जैसा कि हमने आपको समझाया था उसी तरीके से इसकी डेफिनेशन भी बनती है। क्या कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है। तो वही जो होता है वही प्रत्यानयन बलयुग्म कहलाता है। डेफिनेशन भी यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है। क्या है कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है और उसी बलयुग्म को क्या कहते हैं हम, प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। ठीक है, अब डेरिवेशन किस तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज समझा दी है पहले से ही कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कि ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें, मान लिया है हमने, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो है
वो वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ये हमारा क्षेत्र है और क्षेत्र के साथ ये थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तो हमने यहाँ से बिंदु बी से इस पर एक लंब गिरा दिया और बिंदु सी प्राप्त कर लिया। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत बल इस पर कार्य करेगा वो किधर दिशा में होगा? क्षेत्र की दिशा में। प्लस क्यू ई आवेश जो बल होगा वो क्षेत्र की दिशा में कार्यरत होगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल है वो किधर को कार्य करेगा? क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अर्थात जो क्यू ई बल है वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्यरत होगा। ठीक है, अब ये दोनों बल जो हैं वो परिमाण में समान हैं और विपरीत प्रकृति के हैं। जब विपरीत प्रकृति के हैं तो एक बल युग्म बनाएंगे, और बल युग्म का मतलब बल का ऐसा जोड़ा बनाएंगे जो इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। ठीक है ना, तो वही होता है यहाँ पे। इसका भी लिख देते हैं, तो ये आपको जो डेरिवेशन है या फिगर है वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्या है कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है, और बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश जो है, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत बल जो है QE वो क्षेत्र की दिशा में कार्यरत होगा प्लस क्यू आवेश के कारण, और बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल होगा, वैद्युत बल होगा QE वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्यरत होगा। ये दोनों बल जो हैं बराबर और विपरीत प्रकृति के होने के कारण एक बल युग्म बनाएंगे, और वह बल युग्म जो होगा इस द्विध्रुव को द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। वही बल युग्म क्या होता है? वही बल युग्म प्रत्यानयन बल युग्म कहलाता है। ठीक है, तो इसका भी हम डेरिवेशन यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, देखो कर दो। तो जैसा कि हमने आपको समझाया था वही यहाँ पे लिख दिया है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल QE क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा इधर को ही है, और जो बल की दिशा है वो भी प्लस क्यू आवेश के कारण किधर को होगी? क्षेत्र की ही दिशा में होगी। इसी तरीके से आगे माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल बल जो QE है क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। दिख रहा है आपको बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश है, और माइनस क्यू आवेश पर बल जो है वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्षेत्र इधर को चल रहा है, विपरीत दिशा में इधर को बल चल रहा है। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि ये बल बराबर व विपरीत और समांतर है। देखो ये बराबर है, QE भी है, QE भी है। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण लग रहा है तो माइनस QE है, और ये प्लस क्यू आवेश के कारण लग रहा है तो प्लस QE है। दोनों बराबर और विपरीत और समांतर होने के कारण एक बल युग्म बनाते हैं, एक बल का जोड़ा बनाते हैं, और बल का जोड़ा जो होता है वो बल जो द्विध्रुव को क्या करता है? घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। तो इस द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, और इस प्रत्यानयन बल का बल युग्मागुण कितना हो जाएगा? एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो देखो बहुत सिंपल है, बल युग्म आगुण को हम प्रदर्शित करते हैं टॉय से। तो टॉय बराबर, उल्टा जो होता है, टॉय बराबर एक बल, तो हमने कोई सा एक बल ले लिया Q इंटू E, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो दोनों बल, एक बल ये रहा और एक बल ये रहा, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है? BC। तो कितना हो जाएगा? BC। तो टॉय बराबर Q इंटू BC। अब देखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनना है ACB। ACB क्या है? एक समकोण त्रिभुज बनना है, तो समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ACB में साइन थीटा बराबर क्या होता है? हमारा लंब बटे कर्ण होता है। तो समकोण त्रिभुज ACB में साइन थीटा बराबर लंब कितना है हमारा? BC, और कर्ण कितना है? कर्ण हमारा 2L है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? इतना आ रहा है? देखियो आ रहा है, इतना ही आएगा। तो आगे यहाँ पे कर देंगे हम, यहाँ 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो BC का गुणा कितने में हो जाएगा? 1 में। चलो ऊपर कर देते हैं हम, तो BC का गुणा हो जाएगा हमारा 1 में, तो BC बराबर आ जाएगा हमारा
साइन थीटा का गुणा हो जाएगा 2l में, तो कितना हो जाएगा 2l साइन थीटा। इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है कि समकोण त्रिभुज ABC में क्या कर दिया हमने कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा ये दिख रहा है, थीटा के सम्मुख भुजा लंब होती है और लंब, और ये हमारा कर्ण हो गया। BC की वैल्यू ये हो गई। तो क्या करेंगे हम, जो BC का मान निकल के आया वो इस समीकरण में रख देंगे, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो BC बराबर दिया है हमें टॉय बराबर Q इंटू ई, और ये लिख दिया हमने 2l साइन थीटा। ठीक है, हम इसको दोबारा से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टॉय बराबर ई Q इंटू 2l साइन थीटा। इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो कितना होता है, P बराबर Q इंटू 2l होता है। तो हम Q इंटू 2l की जगह P रख देंगे, यहाँ इस जगह पे Q इंटू 2l की जगह पे क्या रख देंगे, P। तो टॉय बराबर हो जाएगा हमारा E इंटू P और इंटू साइन थीटा, या हम इसको सही क्रम से लिख दें तो PE साइन थीटा। यही किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण है। ठीक है, टॉय बराबर PE साइन थीटा। जहां हम लिख दे रहे हैं टॉय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, नहीं प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। टॉय क्या है, जहां टॉय प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है, और P हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और E तो हमें पता ही है कि वैद्युत क्षेत्र है। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है किसका, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, टॉय बराबर PE साइन थीटा। आगे हम बात करेंगे, कुछ विशेष स्थितियां भी होती हैं इसकी। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां क्या होती हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर रखा हो, कोई कोण नहीं बना रहा हो, अर्थात थीटा बराबर कितना हो 0, तो यहां फर्स्ट स्थिति हम लिख देंगे कि यदि द्विध्रुव AB क्षेत्र के समांतर रखा हो तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 0 अंश। तो टॉय बराबर कितना हो जाएगा, PE साइन थीटा की जगह पर रख दिया हमने 0 अंश, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो PE इंटू 0 हो जाएगा, यानी टॉय बराबर क्या हो जाएगा 0। अर्थात जब वैद्युत द्विध्रुव जो है वो क्षेत्र के समांतर रखा होता है, तब क्या होता है, तब जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, नहीं प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। कुछ विशेष स्थितियां, एक आध दो स्थिति और हैं, पहले आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये आप नोट कर सकें इसको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दूसरी स्थिति हमारी है, विशेष स्थितियों में दूसरी स्थिति जो है, जब या यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के, यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के
लंबवत रखा हो, लंबवत रखा हो। तो लंबवत का मतलब क्षेत्र हमारा ये है और द्विध्रुव हमने ऐसे रख दिया, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा, तो टॉय बराबर कितना हो जाएगा पीई साइन 90 अंश। तो साइन 90 का मान होता है हमारा 1, तो पीई इंटू हो जाएगा 1, यानी टॉय बराबर हो जाएगा P इंटू ई। ठीक है, तीसरी स्थिति देखेंगे, यदि वैद्युत क्षेत्र एकांक हो। कैसा हो? यदि वैद्युत क्षेत्र एकांक हो, एकांक का मतलब यदि E इज इक्वल टू 1 हो तो हमारा टॉय बराबर कितना हो जाएगा P इंटू 1 और टॉय बराबर हो जाएगा P। हम इसको लिख सकते हैं टॉय मैक्सिमम बराबर P। तो ये कुछ विशेष स्थितियां होती हैं जो आपके सामने हैं। ठीक है, तो ये किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आज इस पाठ को हम इस वीडियो में समाप्त कर देंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। ठीक है, तो इस पाठ का जो अंतिम टॉपिक है, इस पाठ का जो अंतिम टॉपिक है वो हमारा है परावैद्युतांक। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं परावैद्युतांक क्या होता है। तो आपने जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी, पहला जो लेक्चर बनाया था उसमें हमने आपको निर्वात या वायु की वैद्युशीलता बताई थी। तो वही होता है यहाँ पे भी। क्या होता है कि किसी माध्यम की वैद्युशीलता, किसी माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात या वायु की वैद्युशीलता के अनुपात को हम कहते हैं परावैद्युतांक। यहाँ डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता अर्थात एप्सिलॉन तथा निर्वात अर्थात वैक्यूम या वायु की वैद्युतशीलता, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता अर्थात एप्सिलॉन 0 के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ हम लिख देते हैं अर्थात K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, जहाँ K क्या है माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, K यहाँ पे क्या है माध्यम का परावैद्युतांक। हम तीनों जो राशियाँ दी हैं, K क्या है यहाँ पे माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन 0 जो है वो निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि परावैद्युतांक जो होता है वो एक विमाहीन राशि है। कैसी राशि है? विमाहीन। अच्छा, विमाहीन राशियां कौन सी होती हैं? तो ये भी हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं कि अगर दो राशियां समान हैं,
दो राशियां समान अनुपात में हैं, अर्थात यहां भी वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता में वैद्युतशीलता का भाग लग रहा है, या दूरी में दूरी का भाग लग रहा है, या द्रव्यमान में द्रव्यमान का भाग लग रहा है, तो वहां पर जो विमा होगी वो सदैव शून्य होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है कि ये के परावैद्युतांक है, ऊपर भी वैद्युतशीलता है, नीचे भी वैद्युतशीलता है, तो इस प्रकार की राशियां सदैव क्या होंगी? विमाहीन राशियां होंगी। कैसी होंगी? विमाहीन राशियां, यानी कि अगर भाग में और अंश में या हर में दोनों जगह पे अगर विमाहीन समान राशियां हैं, समान राशियां हैं, तो हमेशा वह राशि जो होगी वो विमाहीन राशि होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। जैसे कोण है, यहाँ पे हमने कोण लिख दिया, ये बात आप दिमाग में बैठा लें अपने कि कौन सी राशि इस तरीके की होती है जिसकी जो विमाहीन होती है। तो कोण बराबर होता है हमारा चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप भी क्या होती है? एक दूरी होती है, और त्रिज्या भी क्या होती है? दूरी होती है। दूरी की विमा L, दूरी की विमा L, और यहां भी दूरी है तो दूरी की विमा L, L से कट गया, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा। तो जब कोण जो है वो कैसी राशि है? कोण एक विमाहीन राशि है। किस तरीके की राशि है? विमाहीन राशि है। तो ये बात भी हमको ध्यान में रखनी है, थोड़ा आ गया था ध्यान में तो मैंने आपको बता दिया कि अगर समान राशियां हैं और एक दूसरे के साथ अनुपात में हैं तो वो राशि जो होगी सदैव विमाहीन राशि होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स का एक एक चैप्टर, आपको एक एक चैप्टर थ्योरी और न्यूमेरिकल्स पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट, जितने भी डेरिवेशन होंगे वो भी आपके कंप्लीट कराएंगे, बशर्ते आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलो।